के साथ-साथ अगर नीट का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना चाहते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने हर चैप्टर वाइज़ डीपीपी, चैप्टर वाइज़ ऑल कांसेप्ट, एनसीईआरटी, एग्ज़ाम्पलर के क्वेश्चंस को भी रख रखा है। तो नीट और साथ में आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स को भी तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने हर प्रूफ को ब्रीफली बता रखा है, तो आप अपना टाइम को वेस्ट ना कर के यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारे साथ में और इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। आपको समझ में आएगा कि बोर्ड के साथ-साथ कैसे नीट की तैयारी भी किया जा सकता है। ओके डियर्स, 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा-सा आपको क्या करेगा ना कि हार्ड भी लगेगा लेकिन अच्छा भी है और आसान भी है। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में हम लोग जो होता है क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर चार्ज से रिलेटेड चीज़ों का जैसे कि कूलम्ब्स लॉ हो गया, 2 चार्जेज रखेंगे तो उसके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण क्या उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगर कोई चार्जेज रखा हुआ है तो वहाँ पे एनर्जी होगा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो इन टर्म को भी यूज करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स भी यूज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में हम लोगों ने इसके अंदर में 2 चैप्टर्स यानी कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड वाले चैप्टर्स का हाफ पार्ट्स को भी हम लोग इसके अंदर में इन्वॉल्व कर रखे हैं। तो इसको थोड़ा-सा अच्छे से देखिएगा, ऑर्डर हो सकता है कि आगे-पीछे हो जाए, लेकिन अगर आप हर लेक्चर को 1 बाय 1 लेक्चर को अगर सही से देखते हैं, तो आपको क्या होगा कि अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अंदर में हम लोगों ने बोर्ड के रिलेटेड भी चीज़ें जैसे कि कोई प्रूफ है, तो उसको भी हम लोगों ने पूरे ब्रीफली प्रूफ कर रखा है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। डीपीपी बनाना नहीं भूलिएगा, हर चैप्टर्स के अंदर में डीपीपी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना काम नहीं हो सकता, तो डीपीपी भी आप बनाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में अंदर में हमारे पास में क्या है, इंट्रो करते हैं अगर इस चैप्टर्स का, तो इंट्रोडक्शन के अंदर में सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ये एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता क्या है? देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ना बहुत बड़ा सा एक क्या है कि हमारे पास में ब्रांच है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर में जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ पार्ट्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर में अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होता है वो रिलेटेड टू क्या होता है? चार्ज से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है भैया? ये चार्ज से रिलेटेड होता है। तो ये चीज भी याद रखना कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होता है वो चार्ज से रिलेटेड होते हैं। अब चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर चार्ज कहीं पे रेस्ट में रखा हुआ, कहीं पे चार्ज ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर चार्ज के पास में कुछ स्पीड है, ना कि एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड से अगर वो चार्ज मूव कर रहा है कहीं पे भी कांस्टेंट स्पीड से, तो वहां पे मैग्नेटिज्म की कहानी को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि चार्ज कांस्टेंट थोड़ा ही होगा। रियल लाइफ में तो चार्ज क्या होगा? स्पीड के साथ में उसका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होता होगा, यानी कि एक्सेलरेटेड अगर चार्ज होगा, सीधा ACCE लिख देते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज अगर होगा हमारे पास में, समझना, एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो जब भी अब चार्ज की हम लोगों ने 3 बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया कि चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा, चार्ज के पास में स्पीड होगा तो क्या होगा, और चार्ज के पास में अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा। चलिए आइए इसको हम लोग पहले डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग चार्ज के बारे में कि चार्ज है क्या जो ऐसा ऐसा कर रहा है, तो चार्ज के बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और चार्ज के हर वो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में क्या प्रोड्यूस करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर चार्ज के पास में चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल विद द अनएक्सेलरेटेड मोशन, या उसी को बोल सकते हैं स्पीड केवल दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड है, देन ये इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक साथ में मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। स्पीड होगा तो क्या चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर चार्ज के पास में एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में क्या होता है, रेडिएटेड एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी भी ये क्या होता है हमारे पास में प्रोड्यूस करता है। तो हमें इस चीज को समझना है कि अगर मैं चार्ज के पास में एक्सेलरेशन है, तो नॉट ओनली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बट आल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार्ज क्या होगा कि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन साथ में क्या होगा कि एक रेडिएटेड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारा चैप्टर्स भी है। तो हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, पहले तो ये समझ में आ गया फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर में। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर में अगर आपको समझ में आ गया है, तो सबसे पहले टॉपिक्स हम लोग ले लेते हैं चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, और चार्ज होता क्या है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। देखो चार्ज जो होता है ना, किसी भी बॉडी के अंदर में चार्ज जो होता है, अगर वो न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है, तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो चार्ज जो होता है ना, किसी भी बॉडी के अंदर में जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू द एफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी का एक पार्टिकल्स का मतलब कि किसी भी बॉडी का एक क्या है, हम बता सकते हैं कि किसी भी बॉडी का के अंदर में अगर चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो इलेक्ट्रॉन का या तो एफिशिएंट कर दो या तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट कर दो। एक चार्ज होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जस्ट लाइक अ मास जैसा एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो ये तो प्रॉपर्टीज के अंदर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज कैन बी प्रोड्यूस, लिख सकते हैं ना कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो चार्ज कैन बी प्रोड्यूस कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय, चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय efficiency and deficiency of the electron of the electrons। अच्छा यहाँ पे हमने प्रोड्यूस गलत लिख दिया, इसीलिए तुम बोल रहे थे ना, चार्ज कैन बी प्रोड्यूस, PRODUCED, produced, can be produced by the efficiency and deficiency of the। फटाफट देख लो, फटाफट लिख लो जल्दी से सबके सब। हाँ, आप लोग एक जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर 100 रुपीज आप खर्चा करते हैं, तो आप हमारे साथ जूम के साथ पूरे साल पढ़ सकते हैं। जल्दी से जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, एफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आइए इसको समझते हैं। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, सपोज कर लो कि हमारे पास में एक न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर में क्या क्या चीजें होते हैं आपको पता है, किसी भी बॉडी के अंदर में एक प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अगर ये दोनों क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। ये बात तो समझ में आ गई। न्यूट्रल बॉडी, अगर इसी बॉडी के अंदर में कहीं से हमने इलेक्ट्रॉन्स लेकर करके आ गया, कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आ गया, जब कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ गया, तो हमारे पास में प्रोटॉन जो था वो तो हमारे पास में फिक्स था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी, तो हमारे पास में बॉडी के अंदर में एफिशिएंसी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का या डेफिशिएंसी हो जाएगा। सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसका मतलब ये बॉडी जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास में हो सकता है कि किसी ने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, रिमूव कर दिया। अगर किसी ने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर में पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ग्रेटर देन जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा, और यहाँ पे जो बॉडी होगी वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी।
तो एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी से क्या होता है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब आपके अंदर में एक और क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास में जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों हम लोग रिमूव या इलेक्ट्रॉन ही क्यों हम लोग लेके आ रहे हैं, वाई वी आर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई वी आर टेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्यों लेके आ रहे हैं और क्यों इसके से दूर लेके जा रहे हैं, यानी कि इसमें से निकाल रहे हैं बॉडी के अंदर से। तो एक्चुअली क्या होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेस देन जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो लेस वाले मास को हमें निकालने में क्या होगा कि कम एनर्जी की जरूरत होगी और जल्दी से ये सेम काम तो दोनों करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेस मास वाले को निकालना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है ये समझ में आ गया, चार्ज की कैसे हम लोग चार्ज को समझते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो चार्ज जो है अगर लाइक चार्ज होगा वो रिपेल करेगा, जैसे कि अगर मैं बोलूँ दो चार्जेज है Q1 और Q2 और इनका मल्टीपल जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे चार्ज क्या होंगे कि रिपेल करेंगे। लेकिन अगर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और इनका मल्टीपल जो है लेस देन अगर है 0, तो ऐसे में चार्ज क्या होंगे एक दूसरे से अट्रैक्टिव शो करेंगे। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। A property which is the differentiate two kind of the charge is called the polarity of charge। मतलब कि जो मतलब चार्ज के दो काइंड्स को डिफरेंशिएट करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसी को हम लोग पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। If an object possesses an electric charge, then it has said to be the electrified or the charge particles या charge material बोलते हैं। When it is a net charge is the 0, then it is called the neutral body या just like a neutron की तरह ये behave करता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट हैड अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट कैन बी द टू टाइप्स ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने बता दिया था। ये सारे पॉइंट्स आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसके अंदर में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, जो बताया वही चीजें है। चार्ज कैन बी द ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, तभी तो हमारा मोबाइल का बैटरी चार्ज हो पाता है या इन्वर्टर का बैटरी जो चार्ज हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास में चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, मींस क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर में रखना है। अब चलिए आइए हम लोग कुछ डेफिनेशन पार्ट या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, अगर कोई पूछे एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज तो क्या बोलोगे, कूलम्स होता है। क्या होता है यहाँ पे, कूलम्स होता है। तो एसआई यूनिट चार्ज होता है वो कूलम्स होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अगर सी जी एस यूनिट पूछे तो सीजीएस यूनिट जो होता है चार्ज का वो होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम होता है। ठीक है, तो स्टैट कूलम याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास में जो होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9, सॉरी 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 जो होता है, सब लिखते चलना, 10 टू दी पावर जो 9 होता है ये क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। तो ये चीजें याद रखना। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉइंट मैंने पहले ही लिखवा दिया है। अब हमारे पास में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, ये भी पॉइंट याद रख लेना, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो होता है 1 ई के बराबर होता है, ये प्लस माइनस भी हो सकता है। और 1 ई जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है, ये प्लस माइनस के साथ में ऐड करते चलना। ठीक है, ये हम लोग स्मॉलेस्ट चार्ज होते हैं, अपने सिलेबस के अंदर में हम लोग ये लेके चलते हैं। लेकिन इससे भी स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, नोट में लिख लेना, लेकिन ये सिलेबस के अंदर में नहीं है। सम स्मॉलेस्ट चार्ज और भी होते हैं, जैसे कि -e/3 हो जाए या -2e में 3 हो जाए, तो ये सारे भी चार्ज होते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज होते हैं, बट दिस इज नॉट कंसीडर एज अ
हम अपने सिलेबस के अंदर में इसको स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं मानते हैं। हम अपने सिलेबस के अंदर में जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो प्लस माइनस 1 e के इक्विवेलेंट को हम लोग मानते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था हमें आपको याद रखना था, तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या होता है कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास में जो है हेडिंग होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम जब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज की, सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड द, सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ, चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ, charge is in the form of quantization, QUAN, quantization, charge in the form of quantization बोल सकते हो। चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। मतलब कि कहीं पे भी अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो चार्ज होते हैं एक पैकेट के फॉर्म में होते हैं, यानी कि चार्ज जो होंगे किसी भी, मतलब कि किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर में वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज से होंगे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर में, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज के होंगे। यानी क्या बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज, सिंपल सिंपल लिखो ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए द टोटल चार्ज, the total charge on the total charge on the body, on the body, the total charge on the body is integral multiple of smallest charge, smallest unit of charge, smallest unit of चार्ज हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि चार्ज जो होता है किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर में जो होता है एक पैकेट के फॉर्म में होता है, फोटोन के फॉर्म में होता है, पैकेट ऑफ फोटोन के फॉर्म में होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज जो होता है वो होता है हमारे पास में किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर में वो प्लस माइनस n इंटू में ई होता है। क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर में या किसी भी सिस्टम के ऊपर में जो होगा टोटल चार्ज होगा वो प्लस माइनस n इंटू में ई के इक्विवेलेंट होता है। अब हमारे पास में क्वेश्चन आएगा n क्या है, तो n जो है एक इंटीजर है। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, n जो है एक इंटीजर है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। अगर प्रोटॉन्स निकालना है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बन जाता है। तो इससे क्या बन सकता है, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, और अगर पॉजिटिव लेंगे तो और नेगेटिव लेंगे तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास में हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव लेंगे तो प्रोटॉन्स और नेगेटिव लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमको ये देता है। नेक्स्ट हमारे पास में ई जो है, वो ई जो है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो कभी भी तुमसे पूछे कि चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटाइजेशन, तो क्या बोलोगे, यस चार्ज इज इन द फॉर्म quantization because the total sum of the charge on the body is equal to smallest unit of the charge, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज बोल सकते हो। चार्ज क्या होता है ये बात समझ में आ गई, टोटल चार्ज क्या होता है बॉडी के ऊपर में ये भी समझ में आ गई हमें। तो आइए इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकते हैं वो उसको भी हम लोग आगे की तरफ देख। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास में सपोज कर लीजिए कि हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो हम लोग क्या कहेंगे कि टोटल चार्ज जो है यहाँ पे डालेंगे और बाई में क्या लिखेंगे हम लोग, ई से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल चार्ज, चार्ज डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ क्या हो सकता है प्रोटॉन्स हमारे पास में निकल आ जाएगा।
चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसी के अंदर में सम टाइम क्या होता है, मोल उल के कंसेप्ट में दे देता है। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, मोल जो होते हैं वो होते हैं गिवन मास बाई में क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पहले समझिएगा फिर आगे बढ़िए। गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास को हम लोग नंबर ऑफ मोल से डिनोट करते हैं और इसी को हम लोग आर से स्मॉल एन भी लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर देखो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल में हमारे पास में जो होता है, 1 मोल में जो होता है एन ए नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होता है, या एन ए नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, या एन ए नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स बोल सकते हैं। एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। ये क्या है हमारे पास में, एवोगाड्रो नंबर। 6.6 लिख लेना, 10⁻23 नंबर ऑफ द पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारे 1 एवोगाड्रो नंबर पे मिलते हैं। फटाफट लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई कमेंट आया क्या, देख लेता हूं मैं, फटाफट देख लो। एवोगाड्रो नंबर है, हाँ एन ए जो है एवोगाड्रो नंबर है। क्या है, एन ए एवोगाड्रो नंबर है। इसकी वैल्यू जो होती है 6.623 होती है, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, सही सर पूरा लिख दो, ठीक है। ए वी ओ एवोगाड्रो, GADRO एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। अब ठीक है, एवोगाड्रोज नंबर होती है 6 पॉइंट, सर इसका वैल्यू कितना होती है 6 पॉइंट, ओहो 6.6 लिख दिया गया मैंने, एक मिनट ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। 6.023 होती है, तो 023 इंटू 10⁻23 होती है। ये चीजें याद रखना। पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये सब चीजें याद रखना। पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे यूज करोगे ये चीजें हैं, जैसे कि तुमसे पूछे H2O, H2O तो इसमें कितने होंगे, हाइड्रोजन बोलो, हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के होंगे। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के। टोटल इलेक्ट्रॉन्स तुमसे पूछे कि कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल के आ जाएंगे, और नंबर ऑफ, हमारे पास पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। ये चीजें भी यहाँ से हम लोग डिस्कस कर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसको हम लोग आगे चल करके लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेना चाहिए, तब जा कर करके हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमने यहाँ पे आपको समझाया कि चार्ज जो होता है एक क्वांटाइजेशन के फॉर्म में होता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है चार्ज का, डेट इज कॉल्ड द, हाँ सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी, कंजर्व क्वांटिटी, QUANTITY। चार्ज जो होता है एक कंजर्व क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज जो होता है कंजर्व क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी, हाँ लिख लेना ना चाहते हो तो लिख लो, चार्ज कैन बी and neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, nor be destroyed. It can be transfer from one body to another body, one body to another, one body to another body। फॉर, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम,
अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो नहीं कह सकते। मतलब क्या हुआ कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट here one condition is the important, that is called the system must be the isolated system का मतलब क्या होता है, a system which can neither be connected, a system क्या होता है isolated system, तो a system which is a system which is neither 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 be connected by sync और क्या बोल सकते हैं, neither be connected by sync और nor be connected by nor be connected by source, nor be connected by source। तो चार्ज क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ना तो वो कनेक्टेड हो सिंक से और ना ही कनेक्टेड हो वो सोर्स से, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब सिंक और सोर्स क्या हो सकता है, जैसे सिंक का मतलब हो गया कि कोई खत्म करने वाला, जैसे कि कोई बल्ब नहीं लगा हुआ हो या कोई भी एक ऐसा सोर्स नहीं लगा हो जो चार्ज को खत्म कर रहा हो, और मतलब कि सिंक। और सोर्स क्या होता है, जैसे कि बैटरी हम अलग से तो नहीं दे रहे हैं एक्स्ट्रा, मतलब कि वहां पे बैटरी, मतलब कि वहां पे जैसे हमारा फोन चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या लगता है चार्जिंग कर लेते हैं, नहीं, ऐसा सोर्स नहीं लगाना होना चाहिए, मतलब कोई बैटरी नहीं लगा होना चाहिए जो बार बार चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, तब होगा एक सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के अंदर में अगर आप समझना चाहते हो कि चार्ज कंजर्व होता है तो उसके अंदर में, जैसे कि मैं बोलूं एक एग्जांपल से यहाँ पे ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास में क्या है कि एक स्फीयर है जिसके अंदर में इनिशियली हमने चार्ज जो था वो 5 कूलम और 6 कूलम और 10 कूलम रखा था। ठीक है, कुछ देर के बाद में फाइनली हमने क्या किया, इसको हमने बोला कि यहाँ पे -2 कूलम आ गया था, x कूलम आ गया था और इधर हमारा 2 कूलम आ गया था। x कितना होगा, तो हम कहेंगे इनिशियली चार्ज कितना था 21 कूलम और फाइनली चार्ज कितना हो गया हमारे पास में x कूलम, तो हमारे पास में x जो होगा वो 21 आ जाएगा। ये -2 और +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x ही बच जाएगा। तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, फाइनल चार्ज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर में जो होगा वो चार्ज जो होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द चार्ज। चार्ज इज associated with mass, associated with mass। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी चार्ज है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे भी चार्ज है तो वहां पे मास डेफिनेटली होगा। इफ द चार्ज इज प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ चार्ज इज प्रेजेंट देन mass also present, then mass also present, ठीक है, चार्ज अगर प्रेजेंट है तो मास भी प्रेजेंट होगा, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब इसका इनवर्स जो होगा वो नॉट ट्रू है, इनवर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जहां पे मास है वहां पे क्या चार्ज होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन जहां पे चार्ज है वहां पे मास होगा ये डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर। इसको समझते हैं। चार्ज होता है वो इनवेरिएंट इन नेचर होता है, मतलब क्या हुआ कि चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है कि वेलोसिटी होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनवेरिएंट इन नेचर का मतलब होता है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज डज नॉट
does not depends upon depends upon velocity of the charge particles of charge particles। मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड्स नहीं करता है, बट यहीं पे लिख लेना बट, ओहो जगह नहीं है क्या, तो यहीं पे लिख लेना बट, बट कर करके लिख लेना, बट मास डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, क्या बोलेंगे, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास जो होता है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड्स करता है। अगर तुम्हें पता हो तो एक मास का इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई में c का स्क्वायर। एम नॉट को हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास, जो किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है वो है। बट यहीं पे हम लोग Q इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते, Q नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर, ये ट्रू नहीं है, बट मास के लिए ये ट्रू है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। नॉट v जो है वो वेलोसिटी होगा, ठीक है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, तुमने पढ़ा होगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और m जो है वो क्या है, मास, मास दैट वी फाइंड, दैट वी फाइंड हम लोग, या जब भी हम लोग निकालना चाहते हैं वो हो जाए। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है लेकिन चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन देखो अगर वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में है तो ठीक है, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में नहीं है तो फिर क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं यहीं पे पॉइंट बना कर कर करके। अरे ये सब जो है ना आगे पढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, समझना, m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो v जो है अगर छोटा है, v जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर v जो है वो लेस देन c है, बहुत ही कम है, ऐसे केस में क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो एम नॉट इंटू में 1 माइनस 1/2 वी स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर डायरेक्टली लिख दो। तो अगर v छोटा है तो मास जो होगा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, लेकिन कंपेरेबल होगा तो कुछ और कहानी होगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज जो हम लोगों ने डिस्कस किया और समझने की कोशिश किया कि हम लोग चार्ज क्या होता है, चार्ज के प्रॉपर्टीज को समझने के, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब हम लोग एक क्वेश्चंस के साथ में इसको करते हैं कि सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द टोटल टोटल नंबर ऑफ charge, the charge particles like electron on 10 1.6 कूलम चार्ज, 1.6 कूलम चार्ज पे हमें बताना है कि कितना होगा। हम लोग क्या कहेंगे, टोटल चार्ज जो है हमारे पास में कितना है 1.6 कूलम। तो हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। क्या करते थे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर देते थे। यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाता था, 10 की पावर 19 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकल के आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ गया तो बताइए, फटाफट बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया तब भी आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। 1.6 पे हाँ वही कट जाएगा ना, 1.6 से 1.6 कट जाएगा, ठीक है। लिख रहे हो क्या तुम लोग, तो फटाफट लिख लेना भाई, हाँ जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट।
हाँ, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेशन खत्म करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में चार्जिंग मेथड के बारे में डिस्कस कर लेंगे, हाँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर में। हाँ, चार्जिंग मेथड और इंसुलेटर, यहाँ पे 1.6 से 1.6 चला गया और ये नीचे से ऊपर गया है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। हाँ, बताया था मैंने, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस लिखिए फटाफट। क्वेश्चन है, ए स्फेयर ऑफ लेड, लेड ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम हैज नेट चार्ज, उसके ऊपर में नेट चार्ज जो दिया हुआ है, नेट चार्ज -2.5 इंटू 10 की पावर -19, 9 कूलम दिया है, -9। फर्स्ट निकालना है हमें, फाइंड, फटाफट कर लेना, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, electrons on the sphere, on the sphere। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। और सेकेंड हमारे पास में जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी, ऐसे लिख लो फटाफट, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर पर लीड, लेड है मतलब, लेड मतलब वही शीशा, लेड एटम्स। ठीक है, लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो याद रख लेना, एटॉमिक नंबर जो है वो होता है हमारे पास में 82। और ठीक है ना, एटॉमिक मास जो होता है वो भी लिख लो, एटॉमिक नंबर है नीचे है, एटॉमिक मास वो होता है 207 ग्राम पर मोल होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करोगे तो पूरा कंसेप्ट जो है, हमने वो मोल कंसेप्ट जो समझा रहे थे ना, वो यहाँ से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो दिया हुआ है गिवन, वो लिख लेंगे, और ये जो मोल वाले पढ़ा रहे थे ना, वो यहीं से कंसेप्ट समझ में आएगा। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर कोई पूछे चार्ज, लिखते चलो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे भाई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, यही तो होती है। और हमारे पास में नेट चार्ज ऑन स्फीयर कितना दिया हुआ है, नेट चार्ज ऑन स्फीयर कितना दिया हुआ है, ऑन स्फीयर, SPHERE, स्फीयर कितना दिया हुआ है, -2.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम दिया हुआ है। नंबर ऑफ हम लोग निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 2.5 माइनस माइनस तो दोनों कट जाएंगे, तो -9, और बाई में नीचे हो जाएंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 25/16 इंटू 10 की पावर 10 आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो 25, 16 एकम 16, 16 25 80, तो यानी कि 5 8 और यहाँ पे 6, 10 की पावर जो हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ से आ जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वाली पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आसानी से तुम लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिख लेना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर में जो बोला गया है, वो बोला है कि अब एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है, पहले ये सारी चीजें लिख लेना। देखो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो कितना दिया हुआ है, लेड का वो दिया हुआ है हमारे पास में 82, और मास नंबर भी हमें दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर लिख लो सीधा, ये दिया हुआ है 207 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 10 ग्राम गिवन मास बाई में 207। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स है, अब हम लोग क्या निकालेंगे कि 10 ग्राम में मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये निकाल लिए। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा तो क्या करते थे, Na से हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएगा। 10 बाई में 207 मल्टीप्लाई में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 जो होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे, एटम्स निकल के आएंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग इसकी जो वैल्यू होती है 2.91 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आ गया है। तो अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर लेड, मतलब पर लेड पे कितना है, तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर लेड कितना होगा, तो सोचो पर लेड कितना होगा, तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे तुम्हारे पास में, पीछे जाकर के देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 1.56 इंटू 10 की पावर 10। और तुम्हारे पास में इधर जो है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे पास में कितना आया, इतना आया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास में जो 1.56 इंटू 10 की पावर 10 जो था, 10 की पावर 10 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एटम से, यानी कि हमारे पास में 2.91 इंटू 10 की पावर 22, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा लगभग लगभग 10 की पावर -13 जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आ जाएंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सॉल्व कर कर करके हमें क्या करना था, क्वेश्चंस का आंसर करना था। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। हम्म, बोलिएगा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चले फटाफट देख लीजिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट तो ले ही सकते हैं। चलिए, हो गया। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड अप करेंगे आज की क्लास को। एक और क्वेश्चंस क्या है हमारे पास कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कप ऑफ वाटर। वन अ कप ऑफ वाटर भी बोल सकता है, 1 कप ऑफ वाटर। एक वाटर के अंदर में, 1 कप ऑफ द वाटर के अंदर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे ग्रीन फ्लैग क्या है कि 1 कप ऑफ द वाटर जो होता है, या 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ द वाटर स्टैंडर्ड जो लेते हैं हम लोग 250 ml लेते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 250 ग्राम भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि जी ग्राम में अगर लिखोगे तो जी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग डायरेक्टली 250 ग्राम लिख सकते हैं। ये चीजें याद रखना है। तो 250 ग्राम जो हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ क्या हो गया, 250 ग्राम ऑफ द वाटर हो गया। अब समझो 250 ग्राम ऑफ द वाटर अगर हमारे पास में हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो गिवन मास यानी कि 250 ग्राम, और बाई में हमारे पास में वाटर है, तो वाटर H2O होता है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का और 16 जो होगा वो ऑक्सीजन का, तो 18 हो जाएंगे। तो 250 बाई में 18 जो हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में आ जाते हैं। फटाफट देख लो, हाँ हाँ देख लीजिए। हम्म, ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट हमारे पास में ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ
अब इतने मोल्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने क्या बताया था, एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में इतने एवोगाड्रो नंबर होते हैं, मतलब 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के अंदर में एन जो होते हैं पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं, हमारे पास में तो इतने मोल है, तो मैं क्या लिखूंगा 250 बाई में 18 मोल इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23 जो होंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। अब देखो 1 पार्टिकल्स ऑफ द वाटर के अंदर में, अब समझना वाटर है H2O, तो H2O में H में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या कि 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास में, सोच के देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में 10 है, तो यहाँ पे कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ द हमारे पास में क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ द चार्ज होंगे, ये भी हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अच्छा क्वेश्चन था ना, कहाँ पे समझ में नहीं आया बताइए। 1 कप ऑफ द वाटर के अंदर में हम लोग क्या मान के चल लेते हैं भाई, समझो 1 कप ऑफ द वाटर के अंदर में, फिर से समझा दूं क्या, 1 कप ऑफ द वाटर के अंदर में हम लोग मान के चल लेते हैं 250 ml जो होगा वो वाटर होगा। 250 ml वाटर जो होगा, तो हम लोग वाटर का डेंसिटी 1 मान लेते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1 कप ऑफ द वाटर के अंदर में जो मास होगा वो भी 250 ग्राम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने बताया था गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 250 इंटू में एवोगाड्रो नंबर्स करेंगे, और हमें वाटर के अंदर में पता है 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल चार्ज पूछेगा तो ई से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, टोटल चार्ज पूछेगा, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऐसे पूछ दे, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो क्या लिखोगे 250 अपॉन में 18 इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23 और इंटू में 10 इलेक्ट्रॉन्स इंटू में 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होता है 10⁻⁻19 कूलम, ये भी पुट कर दोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल चार्ज एग्जैक्टली कितना होगा वो भी निकल करके यहाँ से आ जाता है। ये चीजें जो है ना आपको समझ के रखना है। इसकी वैल्यू कितना आ रही है कैलकुलेट किए क्या तुमने, 18 के टेबल में ये कटोगे तो 18 एकम 18 और इधर से बच जाएगा तुम्हारा 2 और 5 7, 18 के 18 चुका 72, यानी कि ये लगभग लगभग 14 से कट जाएगा। 14 को टेबल से अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 जो होता है 14 84 के आसपास में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में। और इधर से थोड़ा सा पॉइंट ले लोगे तो 8.4 इंटू 10⁻25 के आसपास में आ जाएगा। और इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम के आसपास में आता है। तो अगर पॉजिटिव पूछे प्रोटॉन तो प्रोटॉन भी इतना ही, इलेक्ट्रॉन्स भी इतना। इस तरह से ये क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो हमें जानना था, हमें सॉल्व करना था। ठीक है भाई लोग, तो इसी पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग मेथड, और इसी के अंदर में हम लोग कैसे पता करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।